हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने उसके बारे में बताया था आपको। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को छोड़ते हो तो उस पर क्या फोर्स लगती है, उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है। और फिर हमने एक क्वेश्चन किया था कि दो प्लेट्स के बीच हमने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को रख छोड़ा था, तो वो कितने समय में पहुंचते हैं, कितने डिस्टेंस पे रखें ताकि वो सेम समय पे पहुंचे ऑपोजिट प्लेट्स पे। तो ये सारे क्वेश्चंस किए थे। आज हम एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले कुछ चीज़ें और +1 के कॉन्सेप्ट को कुछ हम रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स होती है हमारे पास, फोर्स दो तरह की होती है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, इससे कंजर्वेटिव फोर्स से किया गया वर्क डन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, ये पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस में आती है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और इसमें आती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और जो पाथ डिपेंडेंट होती है उसमें मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन, शायद ये मैंने पहले भी आपको बताया फ्रिक्शन। तो आज जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं जिनका पाथ डिपेंड नहीं करता, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उन फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुनी होगी, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी सुनी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, बट फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी आप कभी भी नहीं सुनोगे। ठीक है, तो मतलब कहने का कि पोटेंशियल एनर्जी is defined for conservative forces only, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, एक बात तो ये कि पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइंड है, दूसरी बात ये कि पोटेंशियल एनर्जी आपके काम को आसान करने के लिए होती है, पोटेंशियल एनर्जी आपको तकलीफ देने के लिए नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी हमें काम आसान करने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो भी देखते हैं कि वो हमारा काम कैसे आसान करती है। देखिए एक चीज़ शायद आपको पता होगी, दैट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल्टा यू इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कैसे है, वर्क डन इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होता है। ये पहली बात तो ये होता ही कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, और दूसरी बात ये ऐसे डिफाइन करते हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ ये कैसे है। जैसे मान लीजिए, शायद मैंने पहले भी बताया आपको, मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है, इसका मास है m। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस ब्लॉक को यहाँ से उठा के किसी हाइट h पे लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे u इनिशियल कितनी है, u इनिशियल है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है आप जानते हो सब, mgh होती है ना, तो h यहाँ पे 0 है, 0। u फाइनल कितनी है, u फाइनल है मेरे पास, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे ले जाऊँगा तो आ जाएगी mgh। ठीक है, तो डेल्टा u कितना आया, डेल्टा u होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल, दैट इज इक्वल टू mgh। ठीक है, सिंपल। अब मान लीजिए मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रही है, ठीक है, mg, और मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ, यहाँ से उठा के यहाँ तक, और वर्क डन क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है इस पे, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, h। बट इसको मैं नेगेटिव इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, और जो वर्क डन का ओरिजिनल फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास
एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और वो होता है एफ डी एस कॉस थीटा, और कॉस यहाँ पे 180 डिग्री है, इसीलिए ये नीचे की तरफ एम जी लगेगा और ऊपर की तरफ हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस एम जी एच। ध्यान से देखिए, ये वर्क डन माइनस एम जी एच है और डेल्टा यू था जो वो एम जी एच था, तो मैं यहाँ पे वर्क डन को एम जी एच की जगह ये डेल्टा यू लिख सकता हूँ, तो नेगेटिव डेल्टा यू आ गया मेरे पास। ये चीज़ डेल्टा यू हमने क्या लिखा था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो वर्क डन आ गया यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, अगर मेरे को पॉजिटिव लेना है क्योंकि इसके साथ नेगेटिव लगा हुआ है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू और वर्क डन इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब ये यू इनिशियल यू फाइनल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आपका काम कैसे आसान करती है। ठीक है, सपोज मेरे पास, मैं आपको एक एग्जांपल करते हैं हम, जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास एक स्प्रिंग है और यहाँ पे इसके साथ एम मास हमने अटैच कर रखा है और ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें ये स्प्रिंग, मान लीजिए कि यहाँ से 2 मीटर की दूरी से खींच के, ये इसकी नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, 2 मीटर की दूरी से इसको खींच के मेरे को 4 मीटर पे लेके जाना है, 4 मीटर पे मान लीजिए यहाँ पे लेके जाना है, तो व्हाट इज़ द वर्क डन। ठीक है, देखिए वर्क डन मैं इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकता, क्योंकि जैसे जैसे मैं स्प्रिंग को एक्सटेंड करूँगा, मतलब इसको मैं खींचता जाऊँगा, लंबा होता जाएगा स्प्रिंग, तो ये अंदर की तरफ फोर्स को बढ़ाता चला जाएगा। ये स्प्रिंग की खासियत होती है, तो आप सिंपली इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते, इस केस में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते क्योंकि फोर्स इसमें कांस्टेंट नहीं है। तो इसको करने का क्या मेथड है कि मान लीजिए हमने x पे जाके इस स्प्रिंग को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया dx, इसको dx डिस्प्लेस किया, तो ये dx डिस्प्लेस करने में ये थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट है, ये बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट है, इतनी छोटी कि dx के दौरान स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज ना आए। स्प्रिंग फोर्स अगर आपको याद हो तो स्प्रिंग फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, फोर्स, स्प्रिंग फोर्स होती है फोर्स के एक्स, ये, और इसको नेगेटिव से लिखते हैं क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के उल्टी डायरेक्शन में लगती है। अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा तो स्प्रिंग फोर्स बाहर लगेगी, अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो स्प्रिंग फोर्स अंदर लगेगी, तो स्प्रिंग फोर्स होती है माइनस के एक्स। तो मैंने एक्स पे जाके डी एक्स इस स्प्रिंग को हिलाया और इसका वर्क डन नोट किया, छोटा सा वर्क डन। वर्क डन आ गया मेरे पास फोर्स इनटू डी एक्स। ठीक है, ये मेरे पास वर्क डन आ गया और इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 मीटर तक। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है स्प्रिंग फोर्स की, माइनस के एक्स डी एक्स। होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, अगर आपने +1 में ढंग से इंटीग्रेशन पढ़ी है तो ये इंटीग्रेशन सिखाने का एक मेथड होता है बच्चों को। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं एक स्प्रिंग को 2 मीटर से 4 मीटर तक लेके जाना चाहता हूँ खींच के। ठीक है, मतलब इसको 2 मीटर और एक्सटेंड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं वर्क डन फाइंड करूँ। अच्छा, वर्क डन फाइंड करने का मेथड होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, बट फोर्स इसमें कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि फोर्स जैसे जैसे आप स्प्रिंग को खींचते रहते हो, स्प्रिंग फोर्स अपनी बदलता रहता है। मान लीजिए मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगा के स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया, अब वो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करना है आपको, तो वो 1 न्यूटन से नहीं होगा, वो आपको कुछ और फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए वो स्प्रिंग अपनी फोर्स को चेंज कर लेता है। होप आपको ये चीज़ समझ आती होगी स्प्रिंग फोर्स कैसे काम करती है। अब जो स्प्रिंग फोर्स है वो के एक्स, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको बताता है कि जो स्प्रिंग है वो किस मटेरियल से बना है, वो कितना सख्त है, उसको खींचने के लिए कितनी फोर्स ज़्यादा चाहिए। जैसे आपके एक तो आपके पेन में स्प्रिंग होता है छोटा सा, जो आपके क्लच पेन्स होते हैं। ठीक है, तो उसको अगर आप दबाओगे तो बहुत आसानी से दबा सकते हो, बट कुछ स्प्रिंग्स हैं जैसे आपके साइकिल के सीट के नीचे स्प्रिंग्स हैं, उनको दबाना या उनको खींचना बहुत मुश्किल है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट के पे डिपेंड करता है। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के कम हो उसको आप आसानी से दबा सकते हो, जिसका के
स्ट्रॉन्ग हो उसको आप आसानी से नहीं दबा सकते। तो मैं आपको बता रहा था कि फोर्स होती है जो, वो तो एक तो के पे डिपेंड करती है, एक ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है कि आपने स्प्रिंग को कितना खींच रखा है। जितना स्प्रिंग को ज़्यादा एक्सटेंड कर दोगे उतनी ही स्प्रिंग ज़्यादा फोर्स लगाता है। तो ये स्प्रिंग फोर्स आ गई मेरे पास के एक्स माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। तो ये लिमिट्स मैं पुट कर दूंगा 2 से 4, क्योंकि हमें 2 से 4 तक का वर्क डन चाहिए। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, और हमें पता है इस पर हम लिमिट्स पुट करेंगे 2 से 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, माइनस के कॉमन आ गया और 2 भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर आ गया, पहले 4 का स्क्वायर किया 16 माइनस 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, इसको मैं लिखूंगा माइनस के बाई 2, और ये आ गया मेरे पास 16 माइनस 4 इज 12। 16 माइनस 4 इज 12, तो ये आ गया मेरे पास माइनस 6 के, ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसको बिना स्प्रिंग फोर्स के करता हूँ, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इतना ही आंसर आएगा वैसे। अच्छा, अब मैं इसको, ये मैंने स्प्रिंग, ये मैंने वर्क डन निकाला विदाउट द यूज़ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो मुझे सिंपली आता है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव के साथ। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, अच्छा इसके बारे में और बताता हूँ आपको। देखो, इसको मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिख सकता हूँ, देखो जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उनमें जो आप वर्क डन किसी सिस्टम पे करते हो, जैसे इस केस में मैंने वर्क डन किया था, यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे ले गया, तो जो मैंने काम किया वो सिस्टम ने अपने अंदर स्टोर कर लिया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ से उठा के अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ ऊपर, तो स्प्रिंग मतलब जो बॉडी है वो मेरा किया हुआ काम अपने अंदर स्टोर करके रख लेगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं स्प्रिंग को ऐसे एक्सटेंड भी करता हूँ, तो जो मैंने स्प्रिंग के ऊपर काम किया, स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और जो काम मैंने स्प्रिंग के ऊपर किया वही तो स्प्रिंग के पास स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालूँ स्प्रिंग की, तो मेरे को पता चल जाएगा कितना काम किया है मैंने इसके ऊपर, वही कर रहे हैं। तो ये मेरे पास आ गया माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है यू स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यू फाइनल कितना आ गया, यू फाइनल आ गया मेरे पास हाफ के एक्स, एक्स स्क्वायर कितना हमने किया, एक्स स्क्वायर किया तो मेरे पास आ गया 4 स्क्वायर, और यू इनिशियल कितना आ गया, इसको मैं लिख लेता हूँ 16 के बाई 2, और यू इनिशियल आ गया मेरे पास हाफ के इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 के बाई 2, ये आ गया। अब मैं वर्क डन निकालता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस यू फाइनल, यू फाइनल इज 16 के बाई 2, और माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू 4 के बाई 2। तो देखो माइनस के बाई 2 कॉमन आ गया, और ये 16 माइनस 4 आ गया 12, तो आ गया माइनस 6 के, माइनस 6 के आ गया। देखिए, चाहे आप ऐसे निकालिए, देखो ये तो 1 सेकंड में हो गया, कोई इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी आपको हमेशा इंटीग्रेशन से बचाती है, ठीक है, और इस केस में मेरे को इंटीग्रेट करके निकालना पड़ा था, इसीलिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे काम की चीज़ है, वो हमारी दोस्त है, वो हमारी दुश्मन नहीं है। ठीक है, पहली बात आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। अच्छा, अब डरना नहीं है पोटेंशियल एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी हमारी हेल्प करेगी। और देखिए आगे चलते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमने अभी अभी लिखा दैट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अगर मैं छोटे से वर्क डन की बात करूं तो मैं लिखता हूं एफ डॉट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू। ये छोटा सा, ये तो मतलब बड़ा चेंज को हम डेल्टा से लिखते हैं, छोटी चेंज को हम इससे लिखते हैं डी से। तो जो फोर्स है मेरे पास वो कितनी आ गई, माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये आपको याद रखना है, वेयर यू इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी। जो बच्चे हमारे पास पढ़े हैं +1 में उनको ये सारी चीज़ें पहले से आती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ की क्लैरिटी हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ सारा कुछ। अच्छा, ये जो डी यू है इसको फिर हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको लिखते हैं माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। ये डी और डेल में अंतर होता है, मैं बताता हूँ। माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। व्हाट इज डेल? ये दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये डी है, दिस इज कॉल्ड डेल, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको। तो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y, सपोज हमारे पास ये है, ठीक है। और आपको बोला जाए फाइंड, ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, फाइंड फोर्स, तो आपको फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन है ये, तो आप इसको एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, तो फिर मैं उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, खुद ट्राई कर लिया आपने, अब देखो कैसे करेंगे। मेरे को पता है फोर्स होता है हमारे पास माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप। तो के का, जेड का तो इसमें फैक्टर ही नहीं है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या आता है कि अगर मैं उसको x के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो y इस केस में कांस्टेंट हो जाएगा, और सिर्फ क्या रह जाएगा, x मेरा वेरिएबल रह जाएगा। तो जब मैं इसको x के साथ करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस 2x, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, 2y की डिफरेंशिएशन 0 आई कैप माइनस, फिर जब मैं इसको y के साथ करता हूँ तो x कांस्टेंट हो जाता है, तो वो 2y की डिफरेंशिएशन आ गया 2j कैप। तो ये मेरे पास फोर्स आ गया। और देखिए आगे चलते हैं। सपोज हमारे पास, मतलब कहने का कि मेरे को पोटेंशियल एनर्जी गिवन थी, मैं फोर्स निकाल सकता हूँ। अब उल्टा है, फोर्स गिवन है, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। सपोज हमारे पास एक पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, और यहाँ पे आपको यू निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है आपको, फोर्स F इज इक्वल टू, फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप। सपोज ये आपको गिवन है और आपको पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट निकालनी है। तो हमें पता है u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू F डॉट डी एक्स, ये पता ना हमें, क्योंकि वर्क डन F डॉट डी एक्स इज माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। तो माइनस डी यू बाई डी एक्स मतलब माइनस टाइम्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, उल्टा करोगे तो पॉजिटिव यू इनिशियल माइनस यू फाइनल आ जाएगा, ठीक है। तो यू इनिशियल कितना है मेरे पास 10, यू फाइनल हमें निकालना है, और एफ कितना है, एफ है मेरे पास एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब व्हाट इज डी एक्स, ये जो डी एक्स है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, और यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, और इनको मैं इंटीग्रेट करूँगा। देखिए ये भी और ये भी दोनों वेक्टर्स हैं, और डॉट प्रोडक्ट जब हम वेक्टर का करते हैं तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और इनको हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक, एक्स की लिमिट्स यहाँ से पुट करते हैं हम। ये समझ आया कैसे किया, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई किया है, आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वाई को वाई, एफ की जगह ये जो गिवन था और वाई की जगह मैंने अपनी जगह अपनी तरफ से ये एक वेक्टर बना लिया, ठीक है। ये डी आर कैप लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे डी आर मतलब ये छोटा सा डिस्टेंस है जो। अच्छा, एक्स की लिमिट्स, अपर लिमिट क्या है एक्स की 3, लोअर लिमिट है 1, 3 और 1। इसकी अपर लिमिट क्या है वाई की 4 और लोअर लिमिट है 2। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ गया एक्स क्यूब बाई 3, और इसमें मैं लिमिट्स पुट कर दूंगा 1 से लेके 3 तक, प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, और इसमें लिमिट पुट कर देंगे 2 से 4 तक। तो ये कितना आ गया, 3 3 9 और ये 3 27, तो 27 माइनस 1 इज 26 बाई 3, ये शॉर्टकट लिख दिया मैंने इसको सॉल्व करके, प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 4 इज 12, 12 बाई 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा
इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 हो गया, और 26/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 माइनस यू फाइनल। ठीक है, तो यू फाइनल मैं इधर ले आता हूँ क्योंकि मेरे को तो यू फाइनल निकालना था। 10 माइनस 26/3 माइनस 6 इज इक्वल टू यू फाइनल। तो ये 10 में से 6 गया 4, तो 4 माइनस 26/3, तो ये आ गया 12, 12 माइनस 26/3 दैट इज इक्वल टू यू फाइनल। जो भी इसको सॉल्व करके आता है वो मेरा फाइनल आंसर है। तो 26 में से 12 गए तो 14 रह गया, तो यू फाइनल इज इक्वल टू -14/3, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे भी अब ये सिखाना मैं आपको क्या चाहता था कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो आप फोर्स निकाल सकते हैं, और अगर आपको फोर्स गिवन है तो आप वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम जो आपके सिलेबस में चीज़ आएगी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम ड्राइव करते हैं और उसका फॉर्मूला हमें लिखना है। ये तो एक जनरल चीज़ थी अब तक। ठीक है, अब हम ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यूनिट इसके होते हैं जूल, क्योंकि एनर्जी है तो यूनिट जूल ही होंगे इसके। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है Q1 और यहाँ से कुछ डिस्टेंस R1 पे एक और चार्ज है Q2, और ये दोनों सेम चार्जेस हैं, तो ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए मैं इसको बहुत बहुत स्लोली यहाँ से लेके कुछ R2 डिस्टेंस तक लेके जाना चाहता हूँ। ये मान लीजिए R1 डिस्टेंस है और मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ R2 डिस्टेंस तक, यहाँ तक। तो देखो ये इधर भगाने की कोशिश करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव को इधर भगाने की कोशिश करेगा, बट मैं चाहता हूँ कि ये स्लोली जाए, तो मेरे को थोड़ी सी फोर्स इधर लगा के रखनी पड़ेगी ताकि ये कांस्टेंट स्पीड पे ऐसे जाए, नहीं तो ये भाग जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे को अब मुझे ये पता है दैट वर्क डन इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, और वर्क डन मेरे को ये भी पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लीजिए मेरे को अब हम डिफाइन कर रहे हैं इसको एक बार, तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई क्योंकि मैं इसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके इसका वर्क डन नहीं लिख सकता, क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ दूर जाएगी, मान लीजिए मेरा ये जो Q2 चार्ज है वो यहाँ पे आ गया, जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये डिस्टेंस कुछ और है, जैसे आगे जाएगा डिस्टेंस और है और है और है, और फोर्स हमारी चेंज हो जाएगी। और फोर्स हमें पता है कितनी होती है, फोर्स होती है KQ1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, यही होती है ना फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो R चेंज हो रहा है तो फोर्स चेंज हो रही है, इसीलिए हमें ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने x पे जाके एक एलिमेंट ले लिया छोटा सा dx का, इस dx में हमने इसको चलाया, बहुत थोड़ा सा चलाया, सच दैट इस R में कोई बहुत ज़्यादा अंतर ना आए, तो फोर्स यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट रहे ऑलमोस्ट फोर्स। तो हमने जो वर्क डन लिखा, छोटा सा वर्क डन किया, वो लिखा फोर्स dw इज इक्वल टू फोर्स आ गई मेरे पास KQ1 Q2 अपॉन x² इंटू dx, यही है ना वर्क डन, और यही किसके बराबर है, u इनिशियल माइनस u फाइनल के बराबर। ठीक है, अब ये टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, R1 से लेके R2 तक। ठीक है, और ये 0 से लेके W तक, तो ये वर्क डन तो आ गया W, और इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो KQ1 Q2 ये तो आ गया कांस्टेंट, और dx/x², इसकी इंटीग्रेशन आप जानते हो, ये R1 और R2। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी -1/x। ठीक है, तो ये आ गया -KQ1 Q2 अपॉन x। अगर आपको शक है कोई तो आप करके देख लीजिए, ये x ऊपर जाएगा तो इसकी पावर आ जाएगी -2, तो -2 जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी एक पावर बढ़ा देते हैं, तो -2 + 1 वो आ जाएगा -1, और नीचे एक आ जाएगा इसके -1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगी -1, नीचे आ जाएगा इसका, तो वो -1 को मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं इस पर लिमिट्स लगाता हूँ R1 और R2, और मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी आपके पास ये नेगेटिव हो ना तो लिमिट्स उल्टी पुट कर दो, तो वर्क डन जो है वो वर्क डन आ जाएगा आपके पास KQ1 Q2 अपॉन R1 माइनस
के Q1 Q2 अपॉन R2, ये मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। और यही वर्क डन किसके बराबर है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल के ये बराबर है। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। अभी ये डेरिवेशन पूरी ख़त्म नहीं हुई, इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने वाली हैं। अच्छा देखिए, हमने लिखा दैट वर्क डन इज इक्वल टू, ये चीज़ समझ आई आपको, इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन कैसे की, ये एक्स स्क्वायर ऊपर ले गया तो इसकी पावर हो जाएगी -2, तो ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये आया एक्स स्क्वायर डी एक्स और एक्स की पावर है -2, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें एक जोड़ देते हैं, तो x -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो कितना आ गया ये x रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना -1/x, इसीलिए ये इसकी पावर -1 आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन x R1 माइनस के Q1 Q2 अपॉन R2, ये आ गया मेरे पास। और यही किसके बराबर है, u इनिशियल माइनस u फाइनल के। अच्छा, अब हम डिफाइन करते हैं इसको। और सपोज R2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब मैं इस चार्ज को यहाँ R1 से उठा के बहुत दूर Q2 चार्ज को, ये Q1 है, Q2 चार्ज को मैं बहुत दूर इन्फिनिटी पे छोड़ के आ गया, तो ये जो टर्म है वो क्या आ जाएगी, ये टर्म है जो मेरे पास R2, ये ज़ीरो हो जाएगी। समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज ज़ीरो, तो मेरे पास रह जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R1 इज इक्वल टू -0 इज इक्वल टू u इनिशियल -0। ठीक है, तो मतलब कहने का कि अगर मैं इस चीज़ को इन्फिनिटी मान लूँ कि ये डिस्टेंस इन्फिनिटी है यहाँ से, तो इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मानते हैं। ठीक है, इफ़ पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो, तो जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी दैट इज़ u दैट इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ये तब है जब हमने इन्फिनिटी पे ज़ीरो माना है। ठीक है, ये तब है जब हमने इसको इन्फिनिटी पे ज़ीरो माना है, तो हमारी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के Q1 Q2 अपॉन R। इसका मतलब ये जो हमने ऐसे चार्ज Q1 और Q2 रखा था, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इनिशियली इस सिस्टम की, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थी के Q1 Q2 अपॉन R, सिंपल। ठीक है, और चीज़ मैं इसको बताना चाहता हूँ, इस केस में आपको Q1 और Q2 को साइन के साथ रखना है। टेक Q1 एंड Q2 विद साइन, ये चीज़ का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा सारा सिस्टम। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी जब लिखनी है तो साइन के साथ लिखना है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, अब ये मैंने क्यों कहा कि अगर मैं ज़ीरो इन्फिनिटी पे ज़ीरो मानता हूँ तो ये वैल्यू हम लेते हैं, क्योंकि देखिए जब आप नॉर्मल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। ठीक है, आप ऐसे मान लीजिए ये फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं आप। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई आपकी फ्लोर से कुछ h हाइट ऊपर ये पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। ये आपने तब कहा ना h, जब आपने इसको रेफरेंस पॉइंट माना। आपने ये मान लिया कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी, बट ये जो ग्राउंड पे रहता है बंदा, उसके लिए ये हाइट h थोड़ी है, तो आपको उसके लिए तो कुछ सपोज ये कैपिटल H हाइट होती, तो उसके लिए ये पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो यहाँ पे थोड़ी है। ये तो आपने माना ना कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो है, आप यहाँ पे रहते हो और ये बंदा है जो वो नीचे रहता है, तो उसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ना ज़ीरो है, वो तो आपके लिए ज़ीरो है। तो आप जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो तो आप एक पॉइंट को, रेफरेंस पॉइंट को ज़ीरो मान लेते हो। ठीक है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, वो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। देखिए कैसे, मान लीजिए अब ये बंदा कहे भाई मैं तो इसको ज़ीरो मानूंगा। ठीक है,
तो मैं यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो निकालता हूँ। तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की ये टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, h प्लस स्मॉल h। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए कितनी होगी, u इनिशियल 0, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई उसकी mg कैपिटल H, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी mg h प्लस कैपिटल H। तो अगर वो डिफरेंस निकालेगा इन दोनों का तो फिर अगेन वो mg h आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम, कि आप कहाँ से उसको पोटेंशियल एनर्जी को देख रहे हो। तो देखिए, अगर ये बंदा यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी देख रहा है तो वो कितनी है, स्मॉल एम जी एच, और ये बंदा यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी देख रहा है तो एम जी एच प्लस एच। बट दोनों के लिए यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो एम जी एच, और इसके लिए भी कितना है एम जी एच। वो समझ आया कैसे, क्योंकि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच और यहाँ की कितनी है एम जी एच प्लस स्मॉल एच। इस बंदे के लिए यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई, और इस बंदे के लिए यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है एम जी स्मॉल एच, एम जी एच प्लस एम जी कैपिटल एच, सॉरी यहाँ पे कैपिटल एच आ जाएगी ना, माइनस एम जी कैपिटल एच, ये कट गया तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी वो एम जी एच ही रह जाएगी। ठीक है, तो इस बंदे के लिए यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, इस बंदे के लिए यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, बट दोनों के लिए यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस सेम रहता है। और मैं आपको ये बोल रहा था कि हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया है जब मैंने ये माना कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो। जब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो ये किसी भी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। हम यही मान के पूरा पढ़ेंगे कि इन्फिनिटी पे अगर दो चार्जेस रखे हैं तो दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा पोटेंशियल एनर्जी वाली बात। आगे है, सपोज हमारे पास ऐसा है कि एक हमारे पास चार्ज है Q1 यहाँ पे रखा हुआ, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। एक चार्ज है यहाँ पे Q2 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R1। आपसे पूछा जाए फाइंड वेलोसिटी, और ये फिक्स्ड है चार्ज, ये फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, और ये फ्री है, ये फ्री टू मूव है। तो आपसे पूछा जाए फाइंड वेलोसिटी ऑफ Q2 एट R2, किसी भी डिस्टेंस R2 पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, इसको हमने यहाँ से रिलीज़ कर दिया, ये रिलीज़ कर दिया। ठीक है, तो इसको पूरे को अगर मैं एक सिस्टम मान लूँ तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। मान लीजिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि हमने इसको रिलीज़ किया है, और R2 डिस्टेंस पे जाके, ये जो R2 डिस्टेंस है यहाँ से R2 डिस्टेंस पे जाके इसकी वेलोसिटी मान लीजिए Q2 की v होगी। तो आपको ये v फाइंड करना है ऐसे। तो कैसे करें, पहले यहाँ पे और फिर पूरे सिस्टम बाद में ऐसे। पहले इन दोनों को मैंने सिस्टम मानना, इनिशियली इसकी टोटल एनर्जी मैं ऐसे लिख देता हूँ, नो एक्सटर्नल वर्क इज डन, एक्सटर्नल वर्क इज डन, नो एक्सटर्नल वर्क इज डन, सो no external work is done, so net energy is conserved, energy is conserved, so energy कंजर्व है टोटल सिस्टम की। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, या इसको u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस किनेटिक एनर्जी फाइनल, ऐसे लिखूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, k Q1 Q2 अपॉन R1, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी कितनी थी, ये रुका हुआ था ज़ीरो, बाद में आ जाएगी k Q1 Q2 अपॉन R2 प्लस यहाँ पे इसके पास कुछ किनेटिक एनर्जी भी आ गई तो हाफ mv²। तो यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लीजिए, k Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस k Q1 Q2 अपॉन R2 इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 2/m k Q1 Q2, और यहाँ आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल टू v²। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, 2/m k Q1 Q2 और 1/R1 माइनस 1/R2
अंडर द रूट दैट इज इक्स टू वी। सिंपल, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ तक देखिए इसको ध्यान से, और फिर मैं आपको कुछ और कल प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा और नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, कल ही हम अपना नया लेक्चर में अपलोड करूँगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप ज़रूर पूछिए वो। ठीक है, थैंक यू।